हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हेयर। आज मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। मतलब कि जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े वो तो ओवरव्यू था एंशिएंट हिस्ट्री का। चैप्टर 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, वो जो 2 मिलियंस ईयर्स अगो जो पीपल रहते थे, जिसे हम लोगों ने हंटर गैदरर्स का नाम दिया। वे लोग अपने खाने को कैसे व्यवस्था करते थे, तो वे लोग हंटिंग किया करते थे, वे लोग फूड्स को इकट्ठा करते थे। ठीक है, उसी के बाद अब आता है चैप्टर 3, जहाँ पे बताया जाएगा कि अब वे लोग गैदरिंग करने इकट्ठा करने से आगे बढ़ते, वे लोग फूड को अब ग्रो करते हैं। ठीक है, यहीं से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। और जो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे वो हम लोग जो अभी तो हम लोग चैप्टर 2 और 3 दोनों स्टोन एज ही पढ़ रहे हैं, पर चैप्टर 1 में हम लोग पैलियोलिथिक के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और मीसोलिथिक के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कुछ साइट्स भी बताया जाएंगे, जिससे हम लोग नियोलिथिक का साइट्स देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर फर्स्ट टॉपिक आता है वैरायटीज़ ऑफ फूड। इसमें बताया गया है कि कुछ फूड्स जो कि हमें फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, ग्रेन से मिलते हैं, वे लोग ये सब कहाँ से आते हैं, तो ये सब प्लांट से आते हैं। मिल्क और मीट हमें एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट को हम लोग तो ग्रो करते हैं और एनिमल को हम लोग रियर्ड करते हैं, मतलब पालते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट्स जो है डिफरेंट प्लांट इन डिफरेंट ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। मतलब आदि अलग अलग प्लांट्स जो है अलग अलग कंडीशन में ग्रो करते हैं। आप एग्जांपल में देख लो, राइस जो धान की खेती होती है उसमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब पानी बहुत ज़्यादा चाहिए धान की खेती के लिए। पर वहीं पे वीट की खेती के लिए, गेहूँ की खेती के लिए पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, और जौ की खेती के लिए भी पानी उतना नहीं चाहिए। बार्ले मतलब जौ होता है। फिर बताया गया है कि उसी तरीके से जो शीप होते हैं और जो गॉट होते हैं उनको भी सरवाइव करने के लिए ड्राई और हिली इन्वायरमेंट चल जाता है, पर कैटल को नहीं हो पाता है, नहीं चल पाता है। मतलब वे वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं, मतलब उस इन्वायरमेंट में वे नहीं रह पाते हैं। फिर सेकंड टॉपिक आता है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। मतलब कैसे शुरुआत होती है फार्मिंग की, हर्डिंग की। तो इसमें चैप्टर 2 में मैंने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगा था, जिसके कारण कुछ ग्रेन जो थे, कुछ अनाज जो थे वो खुद ब खुद ग्रो करने लगे थे। तो वहीं उसी तरीके से यहाँ पे जब वो खुद ब खुद ग्रो करने लगे तो मैन, वोमेन और बच्चे ऑब्ज़र्व करने लगे कुछ कुछ चीज़ें। कुछ जगह उन्हें मिलने लगी जहाँ पे एडिबल प्लांट्स मिलते थे। एडिबल प्लांट्स का मतलब होता है कि जो खाने लायक हो प्लांट्स। ठीक है, फिर वे लोग देखने लगे कि किस तरीके से जो सीड है, जो बीज है वो गिर रहा है, गिरने के बाद एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये सब चीज़ वे लोग देखने लगे, और फिर वे लोग यहीं से वे लोग सोचने लगे कि क्यों ना जब ये गिर रहा है और फिर ये एक नया प्लांट ले रहा है, तो हम लोग इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो वे लोग प्रोटेक्ट करने लगे बर्ड और एनिमल से, और फिर इसी तरीके से वे लोग फार्मर बनते हैं। और फिर इसके बाद आता है वोमेन, मेन एंड चिल्ड्रेन could also attract and then tame animal by leaving food from them near their shelter। मतलब जो आदमी थे, जो औरतें थे, जो बच्चे थे, वे लोग शेल्टर के सामने कुछ खाना छोड़ दिया करते थे, ताकि जो जिन्हें पालतू जानवर बनाया जा सके वे आएँ और आके खाएं। ठीक है, फिर जो फर्स्ट एनिमल टेम्प्ट किया गया वो डॉग किया गया था। और फिर वे लोग इनकरेज भी करते थे किसी एनिमल को, ताकि जो नाजुक होते थे ताकि उनको वो पालतू बना सके। जैसे कि कुछ एनिमल हैं, शीप है, गॉट है, कैटल है, एंड ऑल्सो द पिग लाइव्ड इन हर्ड है, और मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। ये लोग में से ज़्यादातर जो थे वो घास को खाया करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पीपल जो थे, मतलब जो इंसान थे, वे लोग प्रोटेक्ट करने लगे इस एनिमल को, वाइल्ड एनिमल से, जो जंगली जानवर थे उनसे ये लोग प्रोटेक्ट भी करने लगे। इसके बाद आता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू बनाने का कार्य। ठीक है, फिर डोमेस्टिकेशन जो है वो डोमेस्टिक वर्ड से आया, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। इसमें बताया गया है प्लांट एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल जिसे वे लोग पालना चाह रहे थे वो एकदम अलग था
जो वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल था। क्यों? क्योंकि जो वो लोग प्लांट और एनिमल सेलेक्ट किया करते थे वो लोग कुछ देख के सेलेक्ट करते थे। जैसे कि अगर उन्हें सेलेक्ट करना हो प्लांट और एनिमल तो वे लोग पहले तो देखते थे कि कोई डिजीज़ ना हो। फिर अगर प्लांट को सेलेक्ट करना हो तो उसका ग्रेन, जो अनाज का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो, हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, मतलब कि जो उसका डंठल हो, जो उसका तना हो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, मुड़े ना, उसके पास कैपेबल हो जो पक रहा है ग्रेन उसका वेट का। फिर सीड को भी वे लोग सेलेक्ट करते थे प्लांट्स का, ताकि वे लोग प्रिजर्व करके रख सके और नेक्स्ट टाइम वे लोग उसको यूज़ कर सकें। फिर वे लोग एनिमल को भी सेलेक्ट करते थे ताकि जो नाजुक होते थे एनिमल उन्हें वे लोग ब्रीडिंग कर सकें उन लोगों का। और रिज़ल्ट ये देखने को मिला कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे और जो प्लांट थे वे अलग हो गए वाइल्ड एनिमल और प्लांट से। क्योंकि ये देखने को मिलेगा जब इन लोगों को खाना ये सामने में मतलब मिल रहा है, जो कि जो इंसान थे वे लोग उन लोगों को खाने को भी दे रहे हैं, उन लोगों का प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। पर वहीं पे जो वाइल्ड एनिमल है उन लोगों को खाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, खोजना पड़ता था। वो लोग मांस भी खाते थे, वे लोग प्लांट्स भी खाते थे। तो ये चीज़ देखने को मिला, इसलिए वे लोग का जो तीत है वो थोड़ा बड़ा होने लगा। और वहीं पे जो वो लोग लड़ाई भी किया करते थे, जो जंगली जानवर थे वे लोग लड़ाई भी किया करते थे। तो उन लोगों का जो सींग है वो थोड़ा बड़ा आ गया होने लगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। फिर इसीलिए डोमेस्टिकेटेड एनिमल थोड़े से अलग होने लगे एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे बोला गया है डोमेस्टिकेशन वॉज ए ग्रेजुअली प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब डोमेस्टिकेशन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये होने लगा। इसकी शुरुआत 12,000 ईयर्स अगो से हुआ और इसी का रिज़ल्ट है जो आज हमें फूड मिल रहा है, जो प्लांट से मिल रहा है, जो एनिमल से मिल रहा है। रिज़ल्ट है डोमेस्टिकेशन का ही ये रिज़ल्ट है। फिर जो अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड, जो सबसे पहले प्लांट को डोमेस्टिकेट किया गया था वो प्लांट था वीट और बार्ले, यानी गेहूँ और जौ। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वे थे शीप और गॉट। ये चीज़ इसमें बताया गया। फिर यहाँ पे आता है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। फिर इफ़ यू प्लांट अ सीड you will notice that it takes some times to grow. This may be for several days, weeks, month and in some cases years। मतलब कि अगर आप किसी सीड को प्लांट करो, किसी बीज को प्लांट करो, मतलब लगाओ किसी भी बीज को, तो आप देखोगे कि उसके ग्रो होने में कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ सप्ताह भी लग सकता है, कुछ महीना भी लग सकता है और कुछ केसेस में तो कुछ साल भी लग जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से व्हेन पीपल बिगेन ग्रोइंग प्लांट इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग away animal and birds till the grain ripened and then the grain had to be used carefully। कहने का मतलब जब वे पीपल्स जो थे, मतलब जो इंसान थे, वे लोग प्लांट को जब ग्रो करना स्टार्ट किए तो ये देखने को मिला कि अब उस प्लांट की देखभाल के लिए उन लोगों को एक जगह रहना पड़ेगा। वो पानी देने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए उन लोगों को एक जगह रहना पड़ेगा जब तक कि वो प्लांट पकते नहीं हैं। तो इससे फिर पता चला कि ठीक है, अगर वो पक गए तो वो सब कुछ, मतलब जब वो ग्रेन पक जाएंगे तो फिर उनको रखने के लिए भी कुछ हम लोग स्टोर करके रख सके कहीं एक जगह। तो वे लोग बनाने लगे क्ले पॉट, ठीक है, और वेव बास्केट, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। जैसे कि ये जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर खुदाई करके ये लोग डग पिट बनाने लगे और यहीं पे सारा सामान अपना रखने लगे जो स्टोर करना था उन्हें, वे लोग यहीं पे स्टोर किया करने लगे। फिर आता है स्टोरिंग एनिमल। एनिमल जो होते हैं वो बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड मिल्क, वे लोग मिल्क प्रोवाइड करते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का। वे लोग मीट भी प्रोवाइड किया करते हैं, तो उनको भी यूज़ किया जाने लगा स्टोर ऑफ फूड के तरीके से। इसके बाद आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो ये बताया गया है कि आप मैप 2 पेज 14, आप लोग एनसीईआरटी बुक के पेज 14 में एक मैप देखोगे जिसमें कि पैलियोलिथिक साइट के भी बारे में बताया गया है और न्यूलिथिक साइट के बारे में भी। पैलियोलिथिक के बारे में तो मैंने लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 में मैंने डिस्कस किया था, जिसके 3 साइट्स को मैंने दिखाया था। एक था हुंसगी, फिर एक था कुरनूल
और फिर एक था भीमबेटका, और पटने को भी मैंने दिखाया था जो कि महाराष्ट्र में है, पटने जो कि महाराष्ट्र में है। इसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसी वाले मैप में नियोलिथिक के बारे में भी है, तो आप लोग वहाँ पे मैप देख लेना। उसमें ये बताया आर्कोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं फार्मर्स और हर्डर्स के। फिर वहाँ पे कुछ जो कि कश्मीर में है, कुछ ईस्ट में है, कुछ साउथ इंडिया में है, मतलब वो जगह जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जगह हैं, तो वे लोग वहाँ पे कुछ एविडेंस आर्कोलॉजिस्ट को मिले हुए हैं। फिर यहाँ पे बताया जाता है टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। प्लांट और एनिमल बोन्स भी साइंटिस्ट को मिले हैं उस साइट्स पे। वन ऑफ द मोस्ट एग्जिस्टिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्नट ग्रेन, मतलब कि कुछ जले हुए अनाज भी मिले हैं उन्हें। या तो बताया जाता है कि या तो वो एक्सीडेंटली जल गए हैं या फिर कुछ पर्पस से उन्हें जलाया गया है। फिर साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन and so we know that number of crop were grown in different part of the subcontinent। कहने का मतलब कि साइंटिस्ट आइडेंटिफाई किए उस अनाज को। फिर नंबर ऑफ़ क्रॉप मतलब बहुत सारे फसल भी, अलग अलग फसल जो होते हैं, अलग अलग क्रॉप का मतलब फसल होता है, फसल भी मिले हैं। और फिर कुछ एनिमल के बोन भी मिले हैं जिसने वो लोग आइडेंटिफाई किए हैं। तब वो कौन कौन सा साइट है मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ग्रेन और बोन्स मिले हैं, और किस किस साइट में मिले हैं ये इस जगह लिखा हुआ गया है। तो वीट, बार्ले, गेहूँ, और फिर बार्ले का मतलब जौ, सीप, गोट और कैटल, इसके कुछ एविडेंस मिले हैं मेहरगढ़ में, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, और ये एक साउथ एशिया कंट्री है। ठीक है, मैं इस तरीके से कैपिटल भी बताते चलूँगी ताकि आप लोगों को थोड़े से जीके भी स्ट्रॉन्ग होता चले। राइस फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, फ्रेगमेंट्री का मतलब होता है टूटा हुआ, एनिमल बोन टूटा हुआ कुछ एविडेंस मिले हैं, वो कोलदियावा में मिले हैं जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। फिर इसके बाद आता है राइस कैटल हूफ मार्क ऑन द क्ले सरफेस। इसका मतलब हूफ मार्क्स ऑन द क्ले सरफेस, मिट्टी के सतह पर खूर के निशान। जैसे कोई जानवर नहीं होते हैं, कोई जानवर के पैर है और ये पैर ज़मीन पे उनका ये मिला है, मतलब शेप मिला है पैर का, तो उसी को हूफ मार्क ऑन द क्ले सरफेस जो महागढ़ में मिले हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में है अभी। वीट और लेंटिल मिले हैं, लेंटिल का मतलब होता है मसूर, जो गुफराल साइट पे मिले हैं, ये अभी हम लोगों के श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, पहले वो स्टेट था बट अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसकी कैपिटल श्रीनगर है। फिर हमें मिले हैं वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गॉट, बुफेलो, ये बुर्जा होम जो कि कश्मीर में है, वही श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। फिर वीट, ग्रीन ग्राम हरा चना, बार्ले, बफेलो, ऑक्स, ये चिरान में मिले हैं जो बिहार में है, बिहार का कैपिटल पटना है। फिर इसी तरह से ये है, दोनों भी बताया गया है। फिर दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड, मतलब ये कुछ ग्रेन है, कुछ अनाज है और कुछ बोन्स है, जानवर के कुछ बोन्स मिले हैं जो कि इस साइट पर मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को, तो उसी से पता है। और ये जितने भी साइट है ये सारे नियोलिथिक साइट हैं। ठीक है, ये जितने भी साइट है ये सारे नियोलिथिक साइट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करना स्टार्ट करूँगी टूवर्ड्स द सेटल लाइफ से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।